नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लियोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। आज मॉक टेस्ट सॉल्यूशन पर चर्चा करने वाले हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जेनिस जानसा किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ठीक है जी, एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है जी, किसका क्वेश्चन है? करंट अफेयर्स का। तो अभी देख लेते हैं जेनिस जानसा। जेनिस जानसा किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं बच्चों स्लोवेनिया के। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। स्लोवेनिया डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं, ये एसडीपी है। स्लोवेनिया डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है नहीं है? ठीक है, सही नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है जी, देखते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। जी नहीं, ये ही गलत है। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। जी सही है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में ही होता है। सही है ये भी। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। जी सही है। तो हमारा आंसर तो हो जाएगा ए। यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग सारे बच्चे। जुलाई 2022 में निम्नलिखित किसने सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए विस्तृत रूपरेखा अधिसूचित की थी? ठीक है ना, ये बात ध्यान रखें। जुलाई 2022 के अंदर निम्नलिखित में से किसने सोशल स्टॉक, यानी जिसको हम बोलते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना, के लिए विस्तृत अधिसूचित की थी? तो वो किसने की है बच्चों? सेबी ने की थी। किसने की थी? सेबी ने की थी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। और आरबीआई के बारे में क्या है आपको जानकारी रखनी है बच्चों, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आरबीआई, तो आरबीआई के बारे में क्या याद रखना है? तो आरबीआई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना। इसकी जो स्थापना होती है 1935 में होती है। ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है 1937 में चेंज होता है। और राष्ट्रीयकरण जो होता है 1949 में इस बैंक का क्या होता है? नेशनलाइजेशन होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। किसका? आरबीआई का। पहले जो गवर्नर होते हैं वो सीडी देशमुख जी होते हैं। और अंग्रेजों की बात की जाए तो स्मिथ रहते हैं। ये बात ध्यान। अभी कौन है? अभी मल्होत्रा जी हैं। ये बात ध्यान रखिएगा भैया। निम्नलिखित में कौन सा एक स्थायी पवन नहीं है? ठीक, हमसे पूछा जा रहा है कि स्थायी पवन नहीं है, परमानेंट वाइंड नहीं है। पूर्वी पवन है, पूर्वी दिशा से आती है। व्यापारिक है, पश्चिमी पश्चिम से आती है। लू क्या है बच्चों? ये क्या है? ये परमानेंट नहीं होती है। ये बात ध्यान रखना, परमानेंट ये नहीं होती है। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है। लो परमानेंट वाइंड नहीं होती हैं थ्रू आउट द ईयर। ये नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं थ्रू आउट द ईयर? क्यों? इनका तो पता है कि व्यापारिक, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न का। जो लो परमानेंट इस वजह से नहीं होती हैं कि इसमें क्या बातें हमें याद रखनी होती हैं। याद ये रखना होता है कि पूरे के पूरे होल ईयर ये थ्रू आउट नहीं रहती हैं। जब गर्मी पड़ती है जून और जुलाई के मौसम में, मार्च और अप्रैल और मई के महीने में ज़्यादातर आती है। बाकी होल ईयर ये नहीं रहती है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है ना। यह पूरे वर्ष नहीं रहती हैं। ये बात ध्यान रखिए। किसकी बात कर रहे हैं हम? लू की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि जावा सागर हिंद महासागर के बीच स्थित है बच्चों? अब सुनिए, एक बात की हमने कुक, एक कौन सी बात की बच्चों? हमने कुक की बात की। ठीक है। एक बात की मलक्का। हम किसकी बात कर रहे हैं? मलक्का की बात कर रहे हैं। और एक दे रखा सुंडा और एक पाक। सुंडा को तो सब लोग, पाक को तो सारे लोग जानते हैं। भारत और किसके बीच में? पाकिस्तान के बीच में नहीं है, बल्कि श्रीलंका के बीच में ये फैली हुई है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन याद रखना है कि ठीक है,
आपको बहुत ज़्यादा ये बात ध्यान रखनी है कि किसके बीच फैली हुई है, जावा सागर और हिंद महासागर। एक और जल संधि है जो अभी चर्चा का विषय बनी हुई, वो है हॉर्मूज जल संधि। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। एक सेकंड रुकिए, हाँ जी, हॉर्मूज जल संधि है, ठीक है जी। ये अभी चर्चा का विषय काफ़ी बनी हुई है। अभी मलक्का की बात की जाए, पाक की, ये भारत और श्रीलंका के बीच में है, ये इंडोनेशिया के बीच में है, और हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाए जावा और हिंद महासागर के बीच में कौन सी है, सुंडा है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटरों के दौरान विकसित किए गए। देखो कंप्यूटर की अलग अलग जनरेशन काम करती है बच्चों, कंप्यूटर की अलग अलग जनरेशन्स काम करती हैं। पहली जनरेशन वैक्यूम ट्यूब आते हैं, क्या आए थे, वैक्यूम ट्यूब आए थे, ठीक है। फिर आते हैं ट्रांजिस्टर आते हैं, ट्रांजिस्टर्स आते हैं, ठीक है। पहले में कौन से आए थे, वैक्यूम ट्यूब आते हैं, ट्रांजिस्टर्स आते हैं। थर्ड में क्या आती हैं, ICs आती हैं, और चौथी में कौन सा आता है जो अपन बात करें, GUI की, GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये किस जनरेशन के हैं, चौथी जनरेशन के ये हैं बच्चों, ये बात ध्यान रखना। पहले वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था, फिर ट्रांजिस्टर्स आते हैं, फिर ICs आती हैं, और IC बनाने की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी, IBM सबसे पहले बनाती है। IBM ही सबसे पहले कंप्यूटर भी बनाती है, कैलकुलेटिंग जो कंप्यूटर बनाया जाता है वो IBM के द्वारा ही बनाया जाता है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है बच्चों। चलो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 4th जनरेशन हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के किसान वल्लुवन को FAO सॉइल परफॉर्मर हीरो के तौर पर सम्मानित किया गया। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ये तमिलनाडु के हैं, ये बात आपको यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात है और याद रखनी ही है अपने को, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के रहने वाले हैं किसान वल्लुवन, ठीक है ना, किसान वल्लुवन। ठीक, कहाँ के रहने वाले हैं ये, तमिलनाडु के ये रहने वाले हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई है। यहाँ के नए CM कौन बने हैं, तो जोसेफ विजय बने, यानी कि विजय थालापति बने हैं, जोसेफ विजय चुने गए हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। पिट्स इंडिया, देखो चार्टर आता है, चार्टर एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट आता है, कब आता है, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। इसमें क्या किया गया था, कंपनी के वाणिज्यिक राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर किया गया था। क्या किया गया था, वाणिज्यिक और ठीक है ना, राजनीतिक कार्यों के मध्य, राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर किया गया था। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मुक्त अर्थव्यवस्था का ये पहलू है, हमसे पूछा जा रहा है बच्चों। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, ये किसका पहलू है। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये हमसे बहुत डीपली तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस मुक्त बाजार व्यवस्था, ठीक है, फ्री मार्केट है ये, मार्केट, ठीक है ना। फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, तो क्या होती है, पूंजीवादी से पूंजीवाद से इसका संबंध रहता है बच्चों। किससे बात से संबंध रहता है, पूंजीवादी यानी कैपिटलाइज व्यवस्था से इसका अंतर रहता है बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है, तो ये है बच्चों अमेरिका के अंदर। किस में है, अमेरिका के अंदर है। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, कौन सा देश चलाता है इसको, पूंजीवादी व्यवस्था कौन चलाता है, भारत देश में नहीं, भारत में तो मिश्रित व्यवस्था है, ठीक है, अमेरिका में है। और आपसे पूछा जाए कि मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत देश में है, भारत देश में है। तो इसका और एक ओपन मार्केट किस में होता है बच्चों,
ओपन मार्केट सिस्टम जो होता है वो साफ तौर पे होता है कैपिटलाइज, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय आय के संबंध में सही है? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में एक होता है जीडीपी, ठीक है, एक होता है बाहर से भी इनकम आ रही होती है, जैसे मैं जीडीपी की बात करते हैं सबसे पहले जी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अभी नेशनल इनकम में क्या होता है, ये देश की बाउंड्रीज में अंदर काम करता है, जैसे कि मैंने कहा ये हमारा भारत देश है, इस बाउंड्रीज के अंदर जो भी कार्य हो रहे हैं, इस बाउंड्री के अंदर जो भी कार्य हो रहे हैं वो सारा जीडीपी में हम शामिल करते हैं, ये बात ध्यान रखना। मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है ना, सही बात है भैया, नहीं किया जाता है मध्यवर्ती को, ठीक है। मध्यवर्ती ही बाकी बाद में जाके क्या बन जाती है, फाइनल गुड्स ही बन जाती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना में अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है। देखो भैया, फाइनल इनकम, नेशनल इनकम कौन सी देती है, फाइनल सेल ही देती है भैया, कौन सी देती है, फाइनल गुड्स ही देती हैं, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है। तो फाइनल गुड्स ही नेशनल इनकम में शामिल किए जाते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूँ भारत की जीडीपी को लेकर, नेशनल इनकम को लेकर, इसका आकलन कौन करता है, इसका करता है फाइनेंशियल मिनिस्ट्री। और फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन है, कौन करता है, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री, ठीक है। फाइनेंशियल मिनिस्टर है कौन, वित्त मंत्री कौन है हमारे देश के, तो हमारे देश के जो वित्त मंत्री हैं उनका नाम क्या है, निर्मला सीतारमण। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा भैया, बात समझ में आई कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तृप्ति की अनुभूति भूख से जुड़े हुए केंद्र के कारण होती है, जो एक अलग हिस्से में होता है। तो भारत जो माइंड जो होता है उसके 3 अलग अलग हिस्से होते हैं, उसका अलग अलग कार्य होता है। उसी तरीके से हमसे पूछा जा रहा है कि भूख से जुड़ी तृप्ति की अनुभूति भूख से जुड़े केंद्र के कारण होती है, तो ये अलग हिस्से में होता है, ये किस हिस्से में होता है ये हमसे पूछा जा रहा है। अग्र मस्तक में, फोर ब्रेन में ये कार्य होता है बच्चों, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, अग्र मस्तिष्क में ये कार्य होता है। और पीयूष ग्रंथि एक ग्रंथि है जो मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। किस ग्रंथि के नाम से जानी जाती है, मास्टर ग्रंथि के नाम से ये जानी जाती है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? देखिए भैया, 2011 की जनगणना, सेंसस ऑफ 2011 सेंसस, तो भारत में जो फर्स्ट टाइम सेंसस होता है, भारत में पहली बार जनगणना, भारत में पहली बार जनगणना कब होती है बच्चों? तो पहली बार जनगणना होती है 1872 में। किसके टाइम पे होती है? लॉर्ड मेयो के समय पर होती है, ठीक है। जनगणना भारत में पहली बार जनगणना कब होती है? 1872 में होती है, लॉर्ड मेयो के समय पर होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। सिस्टमैटिक जो जनगणना होती है, सिस्टमैटिक सेंसस, वो कब होता है? तो वो होता है 1881 में। इसे डिकेडियल सेंसस भी कहते हैं, दशकीय जनगणना भी कहते हैं। किसके समय पर हुई थी? लॉर्ड रिपन के समय पर हुई थी, ठीक है। इसी समय पर भारत के पहले रजिस्ट्रार भी चुने जाते हैं, WC प्लाउडेन। फर्स्ट रजिस्ट्रार कौन होते हैं? WC प्लाउडेन होते हैं। प्लाउडेन होते हैं, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। रजिस्ट्रार कौन है? WC प्लाउडेन है। डिकेडियल है, डिकेडियल जनगणना 1881 में होती है। स्वतंत्र भारत की पहली जो जनगणना होती है वो होती है बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना होती है 1951 में, और उससे लगातार जनगणना 1961 ऐसे करके कंटिन्यू होती है। अभी जो लास्ट जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी बच्चों, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। और उसमें बात कर रहे हैं लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशो की। और हमारे माइंड में ये दिमाग में आता है कि सेक्स रेशो क्या होता है। तो सेक्स रेशो क्या होता है बच्चों, लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुषों पर 1000 मेल्स पर, यानी कि पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। तो अब पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है भैया लिंगानुपात? तो भारत देश का जो लिंगानुपात है वो है 9:4:3। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। और स्टेट वाइज बात की जाएगी, किस स्टेट में सबसे बढ़िया लिंगानुपात है? तो सबसे बढ़िया लिंगानुपात है केरलम में। सबसे बढ़िया लिंगानुपात कहाँ पर है? केरलम में। सबसे खराब लिंगानुपात कहाँ पर है? तो वो है हरियाणा राज्य में, हरियाणा के भी झज्जर जिले में। जिला भी पूछ ले तो झज्जर जिला है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा भाई। बात समझ में आई कि नहीं है? तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भी। चलें आगे, चलिए आगे। तीसरी कक्षा एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 18। तीसरे कोष यानी एम में कितने होते हैं? 18 होते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 76 निम्नलिखित किसके कार्यालय से संबंधित है? तो ये महान्यायवादी से संबंधित है। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल यानी कि संविधान, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। प्रारूप समिति मेन से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष को लेके। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो किससे पूछा जाता है? वो पूछा जाता है संविधान, ठीक है ना। प्रारूप वो होते हैं BR अम्बेडकर जी। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो आर्टिकल 76 की बात की जाए तो ये संबंधित है महान्यायवादी से। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से MS वर्ड 365 में पैराग्राफ कमेंटिंग का प्रकार नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है कि पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग का प्रकार नहीं होता। जैसे आपने देखा हो MS वर्ड में काम किया होगा, लगभग हम लोग सारे SSC अप्रेंटिस है तो लगभग MS वर्ड में सब लोगों ने हमने काम किया है। तो MS वर्ड में जब पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग की जाए, जैसे पैराग्राफ हम बनाना चाह रहे हैं और इसमें फॉर्मेटिंग करेंगे, ठीक है ना, इसको बोलते हैं बॉर्डर और इसको बोलते हैं बॉटम। पेज को स्लाइड कर सकते हैं ऐसे करके, यहाँ पे फाइल का एक ऑप्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें हमसे फॉर्मेटिंग को लेके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हमसे किसको लेके क्वेश्चन पूछा जा रहा है? फॉर्मेटिंग को लेकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्या आंसर होगा ये हमसे पूछा जाएगा। देखिए, राइट, जस्टिफाई और सेंटर। राइट में ले जाया जा सकता है, जस्टिफाई उसको किया जाता है, सेंटर में लाने का उसको काम किया, तो प्रेसाइज नहीं होता है। ठीक है, प्रेसाइज इसमें फॉर्मेटिंग में काम नहीं करता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि दिनांक को मनाई जाती है, तो स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है 4 जुलाई को। बच्चों कब मनाई जाती है? तो 4 जुलाई को मनाई जाती है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है, स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि के बारे में। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अदिति मंगल दास के शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली की एक प्रमुख नृत्यांगना है और नृत्य प्रशिक्षक है यानी कोरियोग्राफर है। तो किस डांस से संबंधित है? अदिति मंगल दास। अदिति मंगल दास हमसे पूछा जा रहा है। अदिति मंगल दास तो किससे पूछा जा रहा है बच्चों? ये किस मतलब कि क्लासिकल डांस से संबंधित है। ये संबंधित है कथक से। कथक से, ठीक है ना, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कथक से ये संबंधित है। कथक से संबंधित है या नहीं? अब कथक जो डांस होता है वो होता है नॉर्थ इंडिया, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में ही होता है। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। इसके और कौन कौन से फेमस लोग हैं? जैसे मैंने कहा आपसे, बिरजू महाराज बहुत व्यक्ति हैं जो इसको करते हैं। शोभना नारायण है, शोभना नारायण है। ठीक है, इसके अलावा बिरजू महाराज जी के अलावा और कौन कौन लोग हैं? शोभना नारायण है, बिरजू महाराज हैं। ठीक है, इसके अलावा कौन से लोग हैं मैं आपको बता देता हूँ। अच्छन महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं। तो ये फेमस लोग हैं बच्चों। ये कौन से? ये फेमस लोग हैं, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसके घरानाओं को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि घराना बताइए। इसके घरानाओं को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो घराना में मेन आता है बनारस आता है। ठीक है, बनारस के अलावा और कौन सा आता है बच्चों घराना इसका? तो इसके अलावा लखनऊ आता है। ठीक है ना, बनारस आता है, लखनऊ आता है। ठीक है, अब इसके अलावा कौन कौन से आता है? एक रायगढ़ आता है, इसके अलावा एक जयपुर आता है और एक कौन सा आता है बच्चों? पटियाला आता है। एक जयपुर आता है और एक आता है पटियाला। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कुचिपुड़ी जो डिनोट करता है वो उत्तर प्रदेश, वो आंध्र प्रदेश को करता है। किसको डिनोट करता है? तो ये आंध्र प्रदेश को करता है।
भरतनाट्यम तमिलनाडु को करता है। कथकली किसको करता है? तो केरलम को करता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, स्टेट वाइज याद रखना है हमें। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो 1862 में कई बार जिक्र भी कर चुका हूँ, कलकत्ता हाई कोर्ट है। भारत का सबसे प्राचीनतम, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। तेलंगाना, इलाहाबाद, आंध्र प्रदेश नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। हाल ही में स्वीडन के कर्ट वर्कफोर्स फाउंडेशन ने किस राज्य की कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग को फूड प्लेसमेंट प्राइज 2026 में सम्मानित किया है बच्चों? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश को किया गया है। किसको किया गया है? आंध्र प्रदेश को किया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। किसको सम्मानित किया गया? आंध्र प्रदेश को किया गया। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। यहाँ के जो सीएम है वो याद रखना आप, चंद्रबाबू नायडू हैं। चंद्रबाबू नायडू हैं और पवन कल्याण है, वो डिप्टी सीएम है पवन कल्याण जी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया? तो वो लोथल में मिला है। ये बात ध्यान रखना, सिंधु घाटी लोथल में मिला है। ये बात ध्यान रखना। सिंधु घाटी में सबसे पहले कनिंघम आते हैं, मार्शल आते हैं। मार्शल पुरातत्व विभाग के उस समय क्या थे? अध्यक्ष थे। कनिंघम खुदाई में हेल्प करते हैं। कनिंघम, ये दो व्यक्तियों का आप सिंधु सभ्यता में नाम याद रखना। हड़प्पा सबसे पुरानी सभ्यता है, शहरी। उसके बाद मोहनजोदड़ो है। कौन सी है बच्चों? मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो है। ये त्रिभुजाकार है। ये कैसी है? त्रिभुजाकार है। यहाँ पे क्या है बच्चों आप ध्यान रखना, जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। यूपी का ये आलमगीर है। यूपी का क्या है? ये आलमगीर है। ये महाराष्ट्र का मांडा है, महाराष्ट्र, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। इधर है बलूचिस्तान का सुतका गेंडोर। तो ऐसे करके सबसे देखो, ये आपको सुतका गेंडोर, जम्मू एंड कश्मीर, आलमगीर, महाराष्ट्र। आलमगीर कहाँ पे है? यूपी में है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। इसका जो क्षेत्रफल लगभग 13 लाख है। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है लगभग। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। धोलावीरा भी गुजरात में, हाँ लोथल, एक और बात ध्यान रखना, लोथल है कहाँ पर? गुजरात में है। ये जो मैंने दो स्थान आपको बताए हैं, ये दोनों के दोनों पाकिस्तान में हैं। ये दोनों के दोनों कहाँ पर हैं? ये पाकिस्तान में है। आपसे पूछ लिया कि धोलावीरा कहाँ पे? ये भी गुजरात में है। चंदहुदड़ो कहाँ है? चंदहुदड़ो ये भी पाकिस्तान में है। और कालीबंगा कहाँ है? ये घग्गर नदी के किनारे पर राजस्थान में है। घग्गर नदी के किनारे पर कहाँ? घग्गर नदी के किनारे पर राजस्थान में है, गंगानगर वाले क्षेत्र में है। यहाँ से काली चूड़ियाँ मिली हैं, काली चूड़ियाँ। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा भैया। कुतुब मीनार आर्किटेक्चर एक उदाहरण है, तो वो इंडो इस्लामिक का है। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। नई कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। किसने करवाया? कुतुब मीनार का। पूरा किसने करवाया इसका? इल्तुतमिश ने करवाया। कहाँ पे है ये नई दिल्ली में है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। किस शैली में है ये? इंडो इस्लामिक शैली में है ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है भैया। याद रख लोगे कि नहीं रखोगे? ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। की स्मृति में हैदराबाद में समता की प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया गया, तो संत रामानुजाचार्य के रूप में किया गया है बच्चों। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त? एशियाई हाथी है, हिमालय भूरा भालू है, हॉर्नबिल है, कौन सा है? एशियाई चीता है। तो आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। तो भैया एशियाटिक हाथी है, एलिफेंट है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कौन सा है? एशियाई हाथी है। ये बात ध्यान रखनी है अपने को यहाँ से। हान सियोंग सोंग किस देश के महिला प्रधानमंत्री होंगी? तो वो साउथ कोरिया की होंगी।
हाल ही में चर्चा में रही युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना का संबंध किससे है, तो ये पश्चिम बंगाल से है। किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। सीएम का नाम क्या है? तो सीएम का नाम है शुभेंदु अधिकारी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? ठीक है जी। तो ऐसे करके हमने 25 क्वेश्चंस का एनालिसिस किया। वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सारी जानकारी व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।